प्रकाश जी हमारे बीच में देखा जाए मेरठ की धरती पे है, अभी बाबा साहब की धरती पे आए आज हम खड़े हैं और ये फील कैसा महसूस कर रहे हैं? ये समझे बड़ा गौरवान्वित करने वाला पल है। और मैं ये भी याद दिला दूं कि परम पूज्य बाबा साहब जब इस धरती पर आए थे, इसी मैदान में आए थे, वैशाली ग्राउंड कहा करते हैं, तो उनके बुलाने वाली जो टीम थी, मेरी धर्मपुत्री के दादा चौधरी पूरन सिंह जी नगर पालिका के चेयरमैन रहे यहाँ, उनकी वाली टीम ने ही परम पूज्य बाबा साहब को बुलाया था। तो इसलिए मुझे एक इसके अलावा भी एक आत्मीय रिश्ता भी है इस बात से। निश्चित तौर पर ये बड़ा गौरवान्वित करने वाला पल भी है। और बाबा साहब के पोते यशवंतराव जी, यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर जी आज यहाँ है, अच्छा लग रहा है देखकर। जिस तरीके से की गई है बाबा साहब के परम पूज्य आज जा रहे हैं, इस बड़ी पार्टी को जारी रखेंगे। मुझे लगता करना चाहिए, क्योंकि उस समय की मैं बात आपको घटना याद दिला दूं। जब बाबा साहब यहाँ आए थे 1953 में, तो बाबा साहब की घटना को लेकर के बड़े खुश नहीं थे। आज लेकिन पूरा समाज बाबा साहब के परिवार का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ा है, यहाँ सब लोग हैं। तो ये क्रम आगे चलता रहना चाहिए। परंतु जी बाबा साहब जैसे संविधान निर्माता है, सभी के लिए सम्मानित है, केवल अनुसूचित वर्ग के लिए नहीं, इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए। क्योंकि जो भी भारतीय संविधान का सम्मान करता है और जो भी इस देश का नागरिक है, इस देश के नागरिक होने का मतलब ही है कि भारतीय संविधान का अनुपालन करना, और जो अनुपालन करेगा वो परम पूज्य बाबा साहब को सम्मानित करना ही होगा। इसलिए अच्छा लगता है देख करके। काम हुआ है, लेकिन आज कहीं ना कहीं युवा चिन्हित हो रहा है, कहीं मनोरंजन में जा रहा है, कहीं हिंदू भाई में जा रहा है, कहीं RSS में जा रहा है। क्या लगता है कि इस युवाओं को जो हो चुके हैं वो कहीं वापस आ पाएंगे? लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान दिया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र दिया है, तो सबकी अपनी इच्छा है जो जहाँ जाए। बस मेरा यह कहना है कि जहां भी जाए राष्ट्र के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, सामाजिक उद्यम के लिए काम करे, वंचितों को उनके हक दिलाने का काम करे, महिलाओं का सम्मान करे, बुजुर्गों का सम्मान करे। अंततः राष्ट्र को सर्वोपरि बने हुए राष्ट्र, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने कहा भी है कि मेरे लिए राष्ट्र ही पहले और राष्ट्र ही बाद में। तो मेरा ये कहना है कोई कहीं रहे लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम करे और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें। से मनवादी ताकतें कहीं ना कहीं देश के युवाओं पे, बुजुर्गों पे, महिलाओं पे हावी हो रही है। कहीं ना कहीं रामचरितमानस को लेके, रामायण को लेके क्या कहेंगे इससे? देश संविधान से चल रहा है, सबको पता है। तो ये सब तो बेकार की बातें, इनको कोई चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक स्टेटमेंट था, उसके ऊपर उनकी गर्दन काटने के लिए लाखों रुपए की जो है। अब ऐसे तो बहुत सारी बातें होती रहती है। इससे पहले किसी मुस्लिम एक विधायक ने कुछ कह दिया था, कभी किसी कार्टूनिस्ट के मामले में, फिर उनकी भी गर्दन काट रही, किसी ने बात की किसी कार्टूनिस्ट की। ऐसा तो चलता है। तब देखिए एक बात समझिए, कुछ उलझन बातें, कुछ विवादास्पद बातें कुछ लोग केवल अखबारों की और मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए करते हैं। विवादित बातों से राजनीतिक लोगों को बचना चाहिए। क्योंकि मैंने फिर कहा, हम देश की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। जब देश की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हमें किसी ने नहीं कहा, हमें संविधान बिल्कुल नहीं कहता है, छूट नहीं देता कि हम किसी को गाली दें। हम विश्वास कहीं भी रखे अलग बात है, पर किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी का आलोचना करनी नहीं चाहिए। दूसरा, विवादास्पद बातें केवल इसलिए करना कि मैं हेडलाइन बनूंगा अखबारों की, मैं न्यूज की सुर्खियां बन जाऊंगा, उससे समाज को गलत परिपाटी बनती है। इससे बचना चाहिए, नेताओं को भी इससे बचना चाहिए, सामाजिक लोगों को भी। लेकिन देखा जाए रवि प्रकाश जी, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो है समता, समानता, बंधुता की बात करते हैं, इस देश में संविधान को चलाने की बात करते हैं, मानने की बात करते हैं। कुछ असंवैधानिक लोग, उनको असंवैधानिक ही कहा जाएगा, जो कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। क्या करेंगे फिर इस देश के अंदर? देखिए जी, हमेशा ये बात समझिए कि एक परिवार में अगर मान लो 5-7 लोग रहते हो, तो सबका मानसिक स्तर एक सा नहीं होता, सबकी पसंद नापसंद भी एक सी नहीं होती, तो लोगों का IQ लेवल भी अलग तरीके का होता है। अब कोई भी देश पूरे विश्व में ऐसा है कि जहाँ क्राइम ना हो। अब जो क्रिमिनल टाइप लोग होते हैं, उनका मानसिक स्टेट किसी और तरीके का होता है, बलात्कारियों का मानसिक स्टेट किसी और तरीके का होता है। लोगों के साथ जो अपने एक बच्चा परिवार में ऐसा हो सकता है, बड़ों का सम्मान करता है, दूसरा नहीं करता। एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो सबके साथ महिलाओं का सम्मान करता है, दूसरा नहीं करता। तो ये तो मानसिक मेंटल स्टेट है लोगों का अलग अलग। इससे आप ये नहीं कह सकते कि पूरा देश अलग अलग हो गया, पूरा देश एक जैसा हो गया, पूरा समाज एक जैसा हो गया। ऐसे लोग, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोग केवल अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए उलझुल बातें करते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध है कि ऐसे लोगों को अखबार की सुर्खियां बताना बंद कर दो। वो ये बोलना ही बंद कर देंगे। वो बोलते बार बार इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक आध शब्द उल्टा सीधा निकाला और वो सुर्खियां बन गए, उन्होंने वाहवाही लूट ली, और यही उनका उद्देश्य होता है। इस प्रकार से देखा जाए
इस समय देश जो है बहुत ज्यादा बेरोजगारी से या शिक्षा के दौर से गुजर रहा है। हजारों लाखों स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं इस सरकार के नेतृत्व में। आरक्षण खत्म कर दिया गया उस शिक्षा के क्षेत्र में। आप खुद एक जो है विद्यार्थी रहे हैं, आपने भी देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, कहीं ना कहीं आरक्षण के जरिए शिक्षा। देखिए, मैं आपको स्पष्ट ये कर दूं कि किसी भी सरकारी विद्यालय में अभी तक आरक्षण खत्म नहीं हुआ। एक बात मैं को कर सकता, कोई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भारत सरप्लस मैन पावर का कंट्री है और हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान जनसंख्या नियंत्रण में है। कि जनसंख्या ज्यादा है तो पेड़ काटने पड़ रहे हैं, जनसंख्या ज्यादा है तो नदियों का पानी कम पड़ रहा है, जनसंख्या ज्यादा है तो पीने का पानी स्वच्छ जल कम पड़ने लगा, जनसंख्या ज्यादा है तो प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, और जनसंख्या ज्यादा है तो बेरोजगारी भी ज्यादा है। जनसंख्या नियंत्रण तो सरकारों को सोचना होगा, सोचना चाहिए भी, और सभी लोगों को सोचेंगे कि क्वालिटी की बात करें कि क्वांटिटी की बात ना करें। और मुझे ऐसा लगता है बाकी तमाम चीजों पर कि किसी भी सरकारी विद्यालय में किसी की हिम्मत नहीं है आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दे। अगर ऐसा करेंगे तो उसके खिलाफ भी बात करेंगे, हम उसके विषय पर बात करेंगे। 2024 का चुनाव आ रहा है, सत्ता परिवर्तन के लिए लोग बहुत आतुर हैं। क्या लगता है इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है? अभी तो मुझे नहीं लग रहा दूर दूर तक ऐसा कुछ है, क्योंकि आप समझ लीजिए जैसी आप परिस्थिति देखिए कैसी है। अभी तो विपक्ष अपने आपस में अंतर कलह से जूझ रहा है, अभी तो विपक्ष अंतर कलह से जूझेगा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की गुंजाइश है। तो ईमानदारी की बात है। आपने भी बहुत सारी पार्टियों के अंदर जोर आजमाइश की, राजनीतिक परिवेश में कहीं ना कहीं प्रवेश किया आपने और उसका अनुभव भी आपको है। क्या लगता है आपके अनुभव के हिसाब से कि क्या इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन जरूरी है या नहीं? अब देखिए, सबका अपना अपना मेंटल स्टेट है, सबकी अपनी विचारधारा है। मुझे नहीं लगता है कि अभी तो कुल मिलाकर के एक आध चीज की बात आप छोड़ रहे हैं तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बड़ा है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का खूब अच्छे से बढ़ पाया है, रोड कनेक्टिविटीज काफी अच्छी हुई है, रेलवे कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी हुई है, एविएशन में भी सुधार हुआ है, और डिफेंस में बहुत सुधार हुआ है। हाँ, रोजगार की जहां तक बात मैंने बताया आपको, रोजगार के और साधन बढ़ सकते हैं, बढ़ने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी को भी अब केवल रोजगार देने वाला, रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनना चाहिए। स्टार्टअप और स्टैंड अप योजनाओं का हम लोग लाभ लें, और देश की सरकारें भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं है। बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर ने छोटे रोजगार पर कोर्स रखे हैं, लोन की सुविधाएं लोगों के पास होती है। मेरा मानना है कि छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें और हम दूसरों को भी कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार दें, वो सबसे बड़ा साधन होगा स्वावलंबी बनने का। क्योंकि केवल नौकरी करके आप देश में अच्छी जगह पहुंच पाएंगे, ऐसा सपना देखना बेईमानी है। आप रोजगार पैदा करेंगे तभी बात बन पाएगी। अपना व्यापार पैदा करें, वंचित वर्ग से मेरा विशेष अनुरोध है, अपना व्यापार, अपना बाजार पैदा करना होगा। लेकिन देश की सरकार तो कहती है युवाओं से कि अगर आप जो है शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, चाय पकौड़े बेचिएगा, गैस से नाले से गैस बना के चाय बेचिएगा, पंचर लगाइएगा, क्या यही? तो किसी परिप्रेक्ष्य में कोई एक आध उदाहरण किसी ने दे दिया होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दिया, जैसे कि मैं बता दूं आपको, मुझे जब आपने सवाल किया तो निश्चित तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर से जोड़ूंगा। और पूज्य बाबा साहब ने बात कही है कि यदि वंचित वर्ग के व्यक्ति को अपना शोषण रोकवाना है तो उसे अपना अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि शहरीकरण। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कही थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गाँव के लोग जिन्हें गाँव में रोजगार नहीं है वो शहर में शहरीकरण कराए, अपना शहरों में आए। सवाल उठा कि शहरों में आकर के कम पढ़ा लिखा आदमी रोजगार क्या करेगा। तब उन्होंने बात ये कह दी थी कि यदि शहर में जब तक रोजगार स्थायी नहीं मिलता और कोई अगर चाय पकौड़ा बेचना शुरू कर दे तो भी अपने परिवार को सम्मान की रोटी खिला सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि युवा यही काम करें, केवल ये बात उन्होंने कही थी एक परिप्रेक्ष्य में कि ऐसा करने तो भी सम्मान की रोटी मिल सकती है। तो शहरीकरण करने के लिए बाबा साहब ने कहा। दूसरा, सरकार ने स्टैंडअप योजना, स्टार्टअप योजना चला रखी है, उसकी हम लोगों को जानकारी लेनी चाहिए। और जितनी सरकार की सुविधाएं हो सकती है, जितनी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स है, उनको जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा उनके बारे में समझेंगे तो हमें उसके आगे उनसे लाभ हम ले पाएंगे। जब जानकारी नहीं होगी तो जानकारी का अभाव हमेशा बेरोजगारी का कारण भी होता है। वोट की बात की जाए, देश के अंदर इस समय 50% से ज्यादा युवा है, शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं। क्या आप वोट की चोट के लिए भी कुछ कहेंगे वर्तमान सरकार के लिए? देखिए जी, हमारा फिर ये कहना है कि युवाओं को अपने हिसाब से सोचना तो होगा ही, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ सरकारी स्कीम जितनी है उन्हें युवा अच्छे से पढ़े, उन्हें समझे। अभी आप भी समझ लीजिए, हम मेरठ में खड़े हैं, मेरठ के आसपास लगभग 2 लाख करोड़ रुपए में रोड कनेक्टिविटी का काम हुआ है। अब आप ये समझ सकते हैं, रोजगार की बात कर, हम रोजगार पे बात कर रहा हूँ, उपलब्धियों की बात नहीं कर, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। जब आप परिवार में अपना खुद का मकान बनाते हैं तो जो लेबर कॉस्ट जाता है ना, तो लेबर कॉस्ट कम से कम 30 से 40% जाता है।
अब 2 लाख करोड़ रुपए का अगर रोजगार अगर डेवलपमेंट हुआ तो 60,000 करोड़ रुपया किसके पास गया? IAS PCS पढ़ाई करने की बजाय जो है जो लोग तो सिविल का निकला तो हुआ के लोग हैं जिन्होंने इंटर BA BCom BSc की है, वो मजदूरी करेंगे, यानी कि बेलदारी करेंगे। अच्छा, लेबर कॉस्ट में केवल बेलदारी होती है, और क्या, इंजीनियर नहीं होते, सुपरवाइजर्स नहीं होते। दूसरा, कितने पैदा करेंगे? इसके अलावा अभी आप समझे मेट्रो में कितने इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे, कितने इंजीनियर्स होंगे, कितने सुपरवाइजर्स होंगे, कितने ऑपरेटर्स होंगे। दूसरा, इसके अलावा सिविल सर्विस का अभी कल परसों भी विज्ञापन निकला है, उससे पहले विज्ञापन निकला था। दिल्ली विश्वविद्यालय में हजारों वैकेंसीज निकली है, जो लोग क्वालिफाइड है फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भर के लोग अपना रोजगार भी पा रहे हैं। मेरे विश्वविद्यालय के मेरे साथी कितने में दिखा सकता हूँ जो ये बात आपको बता सकते हैं कि बगैर एक सिंगल रुपया दिए, बगैर किसी को एक भी रिश्वत का पैसा दिए, वो लोग खूब प्रोफेसर बने, खूब लोग IAS बने, खूब PCS बन रहे हैं, रोजाना निकल रहे हैं। जो वैकेंसीज है, जो सरकारी वैकेंसीज होंगी वो निकलेंगी और उसमें लोग धीरे धीरे सेलेक्ट भी होंगे। तो सिविल की तैयारी करने के लिए मैंने थोड़ी कर दिया है। मान लीजिए एक जगह का रास्ता बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देने का मतलब थोड़ी दूसरा दरवाजा बंद हो गया। आपको सारे दरवाजे देखने होंगे साहब, और सारे दरवाजों पर काम करना ही होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मुलाकात हुई। ठीक है, धन्यवाद।